हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इंड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पहले हम बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, देखो, डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इट इज सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। कहाँ पे? टू P&L ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ओके, तो सिंपली क्या होता है, जो हमने पीपी खरीदा था उस पीपी को, अब ऑब्वियसली समय के साथ साथ क्या होगा, पीपी की वैल्यू डेप्रिशिएट तो होगी, कम तो होगी। तो हमको क्या करना होगा, उस पीपी की वैल्यू को, उसकी यूजफुल लाइफ पर, उसकी यूजफुल लाइफ जितना भी है उस ड्यूरेशन में हमें उसे का अमाउंट क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके P&L में चार्ज करना होगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पर? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन के मेथड कौन कौन से हैं? एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। लेकिन कहीं पर भी रेवेन्यू के बेसिस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते कि भैया कमाई हुई है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं हुई है तो नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेप्रिसिएशन का पीरियड कहां से कहां तक होगा? डेप्रिसिएशन स्टार्ट कहां से करोगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, चार्ज करना स्टार्ट कहां से करोगे? जिस दिन आपके पास एसेट अवेलेबल है फॉर यूज। और कब तक करोगे? जब तक वो एसेट क्या हो जाए, बुक से हटा दी नहीं जाए, डी रिकॉग्नाइज नहीं कर दी जाए, या फिर हेल्ड फॉर सेल ना रख दी जाए। जो भी पहले होगा वहीं से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना हम बंद कर देंगे, रोक देंगे। डी रिकॉग्नाइज मतलब या तो वो डिस्पोज हो गई हो, मतलब सेल हो गई हो, या अब हमको उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला हो। ओके, फिर हमने बात किया था रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, यूजफुल लाइफ क्या होता है। अच्छा, अगर आपका कैरिंग अमाउंट आपकी रेजिडुअल वैल्यू से भी कम हो जाए तो उस केस में अब डेप्रिसिएशन फर्दर आप चार्ज नहीं करेंगे। यूजफुल लाइफ में हमने क्या देखा था? यूजफुल लाइफ में हमने ये देखा था कि जितने टाइम तक के लिए आप एसेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसे यूज करेंगे, दैट इज यूजफुल लाइफ। वो इकोनॉमिक लाइफ से कम भी हो सकता है। ओके, लैंड और बिल्डिंग को दोनों को सेपरेट कंसिडर करना, क्योंकि लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सर्विस कॉस्ट जो होती है डे टू डे रूटीन वाली, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, वो P&L में आपको ट्रांसफर करना होता है। फिर हमने देखा था कंपोनेंट अकाउंटिंग कि भैया एक पीपी है जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स होंगे और उनका अलग अलग यूजफुल लाइफ है। तो ऐसे केस हमको कंपोनेंट वाइज क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो हमको मेजर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, हर कंपोनेंट को अलग अलग कैपिटलाइज करना है, मतलब कॉस्ट उसका पता करना है अपने को। फिर हर कंपोनेंट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कभी कंपोनेंट को रिप्लेस करना पड़ा तो जो ओल्ड कंपोनेंट है उसका कैरिंग अमाउंट तो माइनस कर देना, और जो नया कंपोनेंट का कॉस्ट है उसको ऐड कर देना। सिंपल। चलिए, तो ये भी हमने एग्जांपल देखा। फिर हमने बात किया इंडेक्स 8 के बारे में कि भैया इंडेक्स 8 नाम क्या है उसका? उसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज, दूसरा कॉमा लगा के चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड तीसरा आइटम एरर। तो तीन आइटम से बना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो ये इंडेक्स 8 हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन सर यहाँ पे इसका क्या रिलेवेंस है? इसका ये रिलेवेंस है कि जब कभी डेप्रीशिएशन, अभी हमने टॉपिक पढ़ा था, तो जब कभी भी मान लो किसी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू हुआ, यूजफुल लाइफ हुआ, ठीक है ना, उसका डेप्रिसिएशन मेथड हुआ, अगर आगे चल के इसमें किसी भी तरह के एस्टिमेशन में कोई चेंज आता है तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बोला जाएगा, और इसका इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव जाएगा। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, इसका इफेक्ट कैसा जाएगा? प्रोस्पेक्टिव जाएगा, मतलब फ्यूचर ईयर्स में जाएगा। ओके, तो इसके क्वेश्चन हम अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने 9 तक कर लिए थे, जहां पे हमने कंपोनेंट अकाउंटिंग के बारे में जाना था, 8 और 9 क्वेश्चन में। नाउ अब 10th क्वेश्चन से हम देखते हैं इंडेक्स 8 का रिलेवेंस कि भैया क्या हो रही है, यूजफुल लाइफ रिवाइज्ड हो रही है। तो देखते हैं कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो सर आज हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे, देखते हैं। होप सो कि 15 तक हम ये क्वेश्चंस कवर कर दें, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ये क्वेश्चन कवर कर दें। और मे बी मोस्ट प्रोबेबली मैं 16th वाला क्वेश्चन भी अगर आज कवर हो पाया तो आज ही कवर कर लूंगा। तो देखो, 10 से लेकर 16 तक हमको ये क्वेश्चंस कवर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एन एसेट विच कॉस्ट 10,000 was estimated to have a useful life of 10। कुछ ज्यादा ही 10 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉस्ट 10,000 है, लाइफ भी 10 साल है, एंड रेजिडुअल वैल्यू बता रहे हैं 2000 है आफ्टर 2 years। यूजफुल लाइफ वाज रिवाइज्ड टू 4 रिमेनिंग ईयर्स। 4 साल अब बचा, मतलब सर पहले तो 10 साल सोचा था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद हमको लग रहा है कि अभी 4 साल ही बचे। मतलब टोटल में लाइफ देखा जाए तो 2 और 4 6 साल ही हुआ। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1, 2 एंड 3। ठीक है, बता देंगे सर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो, जब कभी भी किसी एस्टिमेशन में चेंज हो जाए, चाहे यूजफुल लाइफ हो
चाहे रेजिडुअल वैल्यू हो, चाहे डेप्रिसिएशन मेथड हो, हमेशा इफेक्ट कैसा जाएगा, प्रोस्पेक्टिव जाएगा। तो लिख लें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 था, रेजिडुअल वैल्यू 2,000 था, और स्टार्टिंग में जो हमने एस्टिमेट किया था वो लाइफ था 10 साल। तो पहले साल डेप्रिशिएशन कितना लगेगा, देखो ईयर डेप्रिशिएशन, एक ईयर का कॉलम, एक डेप्रिशिएशन का कॉलम, और एक कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एट द एंड, कैरिंग अमाउंट एट द एंड, इसका हम एक कॉलम बना लेंगे। तो ईयर, ईयर क्या सर, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ कितना, तो यूजफुल लाइफ स्टार्टिंग में हमने एस्टिमेट किया था 10 इयर्स, ओके, तो 10 साल है। तो 8,000 डिवाइड बाय 10 कितना होगा, 800। 8,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ, 800 रुपए, ओके। फिर उसके बाद कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा सर एट द एंड, तो 10,000 स्टार्टिंग में वैल्यू थी, उसमें से अगर 800 का डेप्रिसिएशन लग गया है तो कितना होगा, 9,200, 9,200 रुपए। फिर सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर ओरिजिनल कॉस्ट, अच्छा सेकेंड ईयर में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, सेकेंड ईयर के एंड में जाके चेंज हुआ है, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। तो सेकेंड ईयर कोई दिक्कत नहीं, 10,000 माइनस 2,000, वही 10 ईयर्स, कोई एस्टिमेशन में चेंज नहीं था सेकेंड ईयर के लिए। तो डेप्रिशिएट कितना हुआ होगा, 800, 800 रुपए डेप्रिशिएशन लगा है। अच्छा इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, कैसा, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट 9,200, 9,200, ओके। इसको भी बेस ले सकते थे कि 9,200 माइनस की बचा हुआ वैल्यू 9,200 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 2,000, उसमें कोई चेंज नहीं था, डिवाइड बाय लाइफ, लाइफ अब चेंज हो गई है, एक साल बीत गया था तो बची कितनी, 9 साल रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ अगर हम करें तो देखो कितना आता है, 9,200 माइनस 2,000 अगर किया जाए, 9,200 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 9, 800 अगेन, तो 800 रुपए। कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, जब तक कोई चेंज ना हो तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम पैटर्न पे चलने। तो ये यहाँ पर 10,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 10, यहाँ पर भी यही सेम। अगर नहीं भी चेंज हुआ है कोई बात नहीं, बट अगर हम इस बेसिस पे लें कि बचा हुआ वैल्यू 9,200 और बची हुई लाइफ कितनी, 9 साल, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा, कैरिंग अमाउंट रहेगा 9,200 माइनस 800, कितना, 9,200 माइनस 800, 8,400 रुपए, 8,400 रुपए, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर के बाद क्या हो गया, जो हमारे एस्टिमेशन थे उसमें चेंज आया। क्या चेंज आया, हमको लगा कि अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, हमको लगा कि अब रिमेनिंग लाइफ तो केवल 4 साल है, ओके। जहां यूजफुल लाइफ पहले 10 साल कंसिडर किया जा रहा था, फिर अभी 9 हुआ, अब हमको लग रहा है अब तो बची केवल 4 है। तो अब क्या होगा, मैंने कहा देखो अब आप क्या करेंगे, बचा हुआ वैल्यू कितना, अच्छा इसको मैं हाईलाइट यहाँ पे करता हूँ कि 9,200 में कहां से लाया, बचा हुआ वैल्यू कितना, 8,400, तो आप यहाँ पे 8,400 लिखेंगे। 8,400 माइनस कर देना 2,000, इसमें कोई चेंज नहीं था, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी, 4 इयर्स, रिमेनिंग लाइफ कितनी, 4 इयर्स, तो 8,400 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,600 रुपए, 1,600 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1,600, सिंपल। थर्ड ईयर में 1,600 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, और कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा, 8,400 माइनस 1,600, 8,400 माइनस 1,600, 6,800, 6,800, सिंपल। चलिए डन है, हो गया क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं सर, ये तो बड़ा है, हाँ बड़ा है तो क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। 1st October 2017, A Limited completed the construction of power generating facility. The total construction cost was 2 crore. The facility was capable of being used from 1st October 2017, but
ए लिमिटेड डिड नॉट ब्रिंग द फैसिलिटी इनटू यूज अंटिल 1 Jan 2018। भाई 2 करोड़ की कॉस्ट पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, 2 करोड़ होगी। 1 अक्टूबर को जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, दैट मींस वो अवेलेबल फॉर यूज है। सिंपल, वो बोल भी रहा है कि फैसिलिटी वाज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर। एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा? 1 अक्टूबर जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज है वहां से, या जिस दिन एक्चुअल में पुट टू यूज हुआ 1 जनवरी 2018 वहां से? सर एसेट जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो गया है, डेप्रिसिएशन वहीं से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। The estimated useful life of the facility as on 1st October 17 was 40 years. 40 साल इसकी useful life है। Under legal regulation in the jurisdiction in which A Limited operate, there are no requirement to restore the land on which power generating facilities stand to its original state at the end of the useful life of the facility. कहा कि हम पर किसी तरह का कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लीगल रेगुलेशन नहीं है हमको कि हमको उस जमीन को वापस रीस्टोर करके देगा। उसका मतलब रिस्टोरेशन का जो खर्चा है वो है ही नहीं, बिल्कुल। हाउएवर, हालांकि A Limited has a reputation for conducting its business in an environmental friendly way and has previously chosen to restore similar land even in the absence of such legal requirement। पहले भी इसने ऐसा किया है, बहुत अच्छा कंपनी है। भले ही कहा इसने कहा लीगल रेगुलेशन नहीं, लेकिन हम पर क्या है, ऑब्लिगेशन तो है। हम पर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। हमने खुद वो ऑब्लिगेशन हम पर रेज किया है। क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में भी ऐसा किया, तो अब लोग हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे। The director of A Limited estimated that the cost of restoring the land in the 40 years time, और डायरेक्टर को लग रहा है कि भैया जो रिस्टोरेशन का खर्चा बैठने वाला है वो रहेगा कितना? 1 करोड़ रहेगा। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग 1 करोड़ रहने वाला है। रिलेवेंट एनुअल डिस्काउंट रेट कितना? 5% बोला, और डिस्काउंट रेट 5% है। प्रेजेंट वैल्यू भी तुमको बताया कितना? 0.142। 0.142 इज द प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट से। तो सिंपली ऑब्वियसली क्या होगा, जो डीकमिशनिंग का खर्चा है या लाइबिलिटी है वो आप कैसे कंसिडर करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसिडर करते हैं। Analyze and present how the above event would be reported in the financial statement of A Limited for the year ended 31st March 2018 as per Ind AS। ओके, आपको एनालाइज करना है, प्रेजेंट करना है कि ये अबव इवेंट्स कैसे रिपोर्ट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 31 मार्च 2018 को। बता देंगे सर, बैलेंस शीट में बता देंगे कि किस तरीके से जाएगा और डेप्रिसिएशन कितना जाएगा P&L में, दोनों चीजें बता देंगे। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट पूछा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग पूछी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, मजा आएगा सर, बिल्कुल मजा आएगा। देखो क्या दिमाग में इमेज बना कि हमें क्या करना है सर? बिल्कुल, पीपी हमने खरीद लिया था, डी कमीशनिंग का खर्चा उसमें ऐड करना है, फिर सर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करके पीपी का वैल्यू बैलेंस शीट में शो कर देना और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें P&L के लिए बता देना है। सिंपल, बहुत आसान सा है। तो पीपीई की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को 2 करोड़ तो इसका ऑलरेडी कॉस्ट था। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 करोड़ तो लग ही गया ऑलरेडी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो 2 करोड़ है ही। फिर उसके बाद डीकमिशनिंग का खर्चा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, तो वो भी लिख दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट कितना? 1 करोड़ लगेगा आपको, और पी फैक्टर आपको दे रखा था 0.142, 0.142, तो 14,20,000, 14,20,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट।
ये आ जाएगा टोटल अमाउंट जो हमको रिकॉग्नाइज करना है पीपी का, 20,20,000, 2,14,20,000 कॉस्ट एज ऑन 1st October 2017, 1st October 2017। डेप्रिशिएशन इसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 6 महीने का डेप्रिशिएशन चार्ज हो जाएगा। डेप्रिशिएशन फॉर 6 मंथ, डेप्रिशिएशन फॉर 6 मंथ्स कितना, 2,14,20,000 इंटू क्या करना तुमको, इंटू कितने साल में सर, 40 साल इसकी लाइफ थी, 40 साल इसकी लाइफ थी दिस वन, 40 साल में लगाना है डेप्रिशिएशन। तो डिवाइड बाय 40 कर देते हैं, और उसमें भी इस साल केवल 6 महीने के लिए डेप्रिशिएशन लगाना है। तो 2,14,20,000 इंटू या डिवाइड बाय 40 इंटू 6/12, 267,750, 267,750, 267,750, ये डेप्रिशिएशन लगा दीजिए। 267,750 का डेप्रिशिएशन। और अब आ जाएगा हमारे पास कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 214,20,000 माइनस 267,750, 2,11,52,250, 2,11,52,250। ओके डन, हो गया, कैरिंग अमाउंट आ गया। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March 2018, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March 2018 हो गया। नाउ सर अब रिपोर्टिंग, तो बैलेंस शीट में पीपी कितना शो होगा वो हमको पता चलेगा, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी शो हो गया। एक काम करेगा, एंट्री के थ्रू कर लेगा, एंट्री के थ्रू, एंट्री भी करवा देंगे तुमको। देखो एंट्री क्या रहेगा इसका, एंट्री क्या रहेगा, सबसे पहले 1 अक्टूबर 17 को पीपी परचेज करने का एंट्री, तो पीपी को रिकॉग्नाइज करने का एंट्री, तो पीपी अकाउंट डेबिट, जितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था मान के चलते हैं कि आपने पे कर दिया होगा टू बैंक, और अभी उधारी तो टू सप्लायर। और जो डी कमीशनिंग का खर्चा है जो तुमने एस्टिमेट किया है, उसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करोगे टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग अकाउंट। कितना पे किया सर, 2 करोड़ तो हमने पे कर दिया है टू बैंक, और प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना, 14,20,000, 14,20,000 का डी कमीशनिंग का खर्चा, 14,20,000, टोटल हो गया है 2,14,20,000। ओके, 2,14,20,000। नाउ आगे बढ़ते हैं सर, नरेशन बीइंग पीपी रिकॉग्नाइज इन बुक्स, बीइंग पीपीई रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा सर, हमने फर्स्ट एंट्री तो कर दिया, अब ईयर एंड पे क्या होगा, डेप्रिशिएशन होगा, और जो आपने लाइब्रेरी बुक किया उसको अनवाइंड भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो अनवाइंड कर देगा 31 मार्च 2018, क्या एंट्री मारते हो, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, अनवाइंडिंग का फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर decommissioning account, to provision for decommissioning account। ये लो जी, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर decommissioning अकाउंट। कितना अमाउंट, मैं कहा देखो प्रोविजन फॉर decommissioning अमाउंट था कितना, 14,20,000। अनवाइंड के लिए रेट कितना था, डिस्काउंटिंग रेट था 5%, तो इंटू 5% कर देते हैं। कितना टाइम के लिए, 6 महीना के लिए, अक्टूबर से मार्च, 6 मंथ। तो 14,20,000 इंटू 5% किया इंटू 6/12,
35,500, 35,500, ओके, 35,500। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अनवाइंडिंग ऑफ decommissioning, being unwinding of decommissioning made, ओके। नेक्स्ट क्या करोगे? डेप्रिशिएशन। तो 31 मार्च 2018 को ही डेप्रिशिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या करोगे? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी आपने पीपी खरीदा था, टू पीपीई। कितना डेप्रिशिएशन सर? ये 6 मंथ के लिए 267,750, 267,750, ओके, 267,750 डन। डेप्रिशिएशन किधर चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज, ये डेप्रिशिएशन पीएनएल में चला जाएगा और ये फाइनेंस कॉस्ट भी पीएनएल में चला जाएगा। ओके, तो एंट्रीज करने से हमको ये क्लियर हो गया कि कौन कौन सा आइटम पीएनएल में जाने वाला है। तो अब हम बना देते हैं पीएनएल और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। पीएनएल एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L for the year ended, for the year ended 2017-18, for the year ended 2017-18, okay, extract of P&L for the year 2017-18। याद है P&L में कैसा आता है सर? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, फिर अदर इनकम आता है, टोटल रेवेन्यू आ गया और उसके बाद एक्सपेंसेस आते हैं। तो एक्सपेंसेस वाले आइटम अपने को यहाँ पे लिखने होंगे, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में क्या? CPC EFD, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और फिर F और फाइनेंस कॉस्ट। ओके, तो फाइनेंस कॉस्ट आएगा, बिल्कुल फाइनेंस कॉस्ट EFDO, D for depreciation and amortization, depreciation and amortization, ओके। कितना कितना फाइनेंस कॉस्ट? सर फाइनेंस कॉस्ट है 35,500, 35,500, ओके। और डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये कितना था? 267,750, तैयार, 267,750 डन, हो गया एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L। नाउ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। नाउ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की बात करें। बैलेंस शीट कैसा बनता है? एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आएगा सर? बैलेंस शीट में तो ना पीपी आ जाएगा और प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग आ जाएगा, दो आइटम आएंगे, बिल्कुल। एंट्री से क्लियर हुआ ना तुमको? ये दोनों P&L में चला जाएगा। पीपी तुम्हारा मतलब ये दोनों मतलब फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन P&L में गया। पीपी तुम्हारा और प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग तुम्हारा जो भी रहेगा वो बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। बैंक बैलेंस भी कम होगा बैलेंस शीट में, लेकिन हमारे पास प्रॉपर बैंक बैलेंस गिवन नहीं था, इसलिए हम बैंक बैलेंस नहीं दिखा सकते। हमको नहीं पता ना हमारे पास बैलेंस शीट में कितना था जिसमें से हमने 2 करोड़ दे दिया, नहीं आइडिया। तो इसलिए एक तो पीपी दिखाएंगे और प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग दिखाएंगे, इनका पूरा आइडिया अपने को। ओके, तो पीपी कितना? पहले एसेट्स आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सर इंडियस में ना, इंडियस में पहले एसेट्स आता है, तो पहले एसेट्स शो कर देंगे।
और फिर डीकमीशनिंग लायबिलिटी भी शो कर देंगे। तो पहले एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट और फिर करंट एसेट। तो पीपी किस में आएगा सर? नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट में भी पहला पीपीई होता है। ठीक है, पीपीई का वैल्यू कितना शो होगा? पीपीई का वैल्यू सर ऐसा है कि 2,14,20,000 तो है। तो वैसे आप डायरेक्ट ये लिख दो ना, 2,02,11,52,250, वरना ये वाला वैल्यू उसमें से ये डेप्रिसिएशन जो माइनस हो जाएगा वो लेस कर दोगे। इस तरीके से वापस कैलकुलेट करोगे, इससे बेटर है 2,11,52,250 लिख दो। 2,11,52,250 डन हो गया। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें क्या आएगा सर? इसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, और फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर आता है करंट लायबिलिटी। तो हम बात करते हैं किसकी? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी में कौन सा? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। हालांकि इसका कोई सब हेड नहीं है, ये अदर में चला जाएगा, अदर में चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ओके, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कितना सर? ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग रिकॉग्नाइज तो हुआ था 30/500, सॉरी, रिकॉग्नाइज तो हुआ था 14,20,000, फिर 30/500 और ऐड हो जाएगा, तो 14,20,000 प्लस 35,500 से हमने अनवाइंडिंग कर दिया, अभी बन गया है 14,55,500। 14,55,500। ओके, कितना? 14,20,000 प्लस 35,500 डन हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अगले ने पूछा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो हमने बता दिया दोनों, पीपी को, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को बैलेंस शीट में बता दिया, और डेप्रिसिएशन को और फाइनेंस कॉस्ट को हमने P&L में बता दिया है। उससे पहले जो भी हमने किया एंट्रीज वगैरह वो हमारी कन्वीनियंस के लिए थी, या ये जो कैलकुलेशन हमने की वो भी हमारी कन्वीनियंस के लिए थी। ये वर्किंग आउट का पार्ट आपका बन सकता है। चलिए, डन है यहाँ तक? हाँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। A Limited purchased some property, plant and equipment on 1st April 2021 and estimated their useful lives for the purpose of the financial statement prepared on the basis of Ind AS. Okay, तो उसने पीपी खरीदा 1 अप्रैल 2021 को, 21 मान लेते हैं, and estimated useful life, okay, for the purpose of the financial statement on the basis of Ind AS, following were the original cost and useful life of the various component accounting है यहाँ पे। तो उस पीपी के अलग अलग कंपोनेंट है, जिसमें पहला हो गया बिल्डिंग, फिर प्लांट मशीनरी, फिर फर्नीचर। ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, लाइफ गिवन है। ए लिमिटेड यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल 2024। क्या बात होगी भैया, 1 अप्रैल 21 की ये बातें थी, अब 24 मतलब 3 साल बाद। एंटिटी रिव्यूड द फॉलोइंग यूजफुल लाइफ। ओके, रिव्यू किया है, रिव्यूड द फॉलोइंग यूजफुल लाइव्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब अभी यहाँ पे इंड एयर्स 8 का काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। रिव्यू किया तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा, बिल्कुल। तो बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, इन सबका आपने क्या किया? एस्टिमेटेड लाइफ को रिव्यू किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा? देयर वर नो सैल्वेज वैल्यू फॉर द 3 कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आइदर इनिशियली और एट द टाइम ऑफ द यूजफुल लाइफ वर रिव्यूड। कहा कि दोनों टाइम, स्टार्टिंग में इनिशियल मेजरमेंट कह दो चाहे बाद में रिव्यू के टाइम बोल दो, रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं, है ही नहीं। ओके, झंझट खत्म, चेंज होगा ही क्या? Examine the impact of the revaluation of the useful life on the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2025। 31 मार्च 2025 पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा P&L में? ठीक है, बता देंगे। डेप्रिसिएशन या तो कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, जो भी लगेगा बता दिया जाएगा। तो देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन ये पहले यही खुलेगा ना, देखो। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 पहले तुमको शो करता है। वाह, लालच, यही सॉल्यूशन हो रखा है। फिर कहते नहीं बेटा, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है?
आपसे, कह तो दिया सर, अब क्या कहेगा, अब तो जो कहना है हमें कहना है, कहो फिर तुम कहो। बिल्डिंग, वन बाय वन, 3 एसेट थी ना, तो पहले बिल्डिंग की बात करते हैं, पहले बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। बिल्डिंग के अंदर डेप्रीशिएशन अप्रैल 21 से लेकर मार्च 24 तक का बात कर लेते हैं। अप्रैल 21 से मार्च 24 तक का बात करते हैं। कितना है ओरिजिनल कॉस्ट? इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1,50,00,000, 1,50,00,000 रुपए का, और लाइफ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 15 साल। ठीक है जी, तो बिल्डिंग मैं लिख देता हूं यहाँ पे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन फॉर 2021 to 22, 2021-22 टू 2000 कितना साल था? 3 साल ना, तो 23-24, 3 साल हो गया, 2 साल हुआ। अप्रैल 21 से लेकर अप्रैल 24, तो 22 एंडिंग, 23 एंडिंग और 24 एंडिंग, 3 साल, तो 22, 23 और 24, 3 साल। ठीक है जी, 3 सालों के लिए डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? 1,50,00,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, यूजफुल लाइफ कितना? 15 साल, 15 ईयर्स, 15 साल कितना जाएगा? हर साल 15 से डिवाइड कर दो, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन जाएगा। नाउ कैरिंग अमाउंट देखते हैं कितना। कैरिंग अमाउंट कितना? कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024 1,50,00,000 का एसेट था। हर साल आपने 10 लाख डेप्रिसिएशन लगाया, कितने साल तक? 3 साल तक, तो 30 लाख कम हो जाएगा, ये आएगा 1,20,00,000, 1,20,00,000। ओके, देन उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर कौन सा ईयर का? फॉर ईयर 2024-25 रिवाइज्ड अमाउंट 1,20,00,000 अब वैल्यू बची है। रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज था नहीं, हाँ यूजफुल लाइफ में चेंज आ गया, और यूजफुल लाइफ कितना बता रहा है? यूजफुल लाइफ बता रहा है रिमेनिंग कितना? 10 ईयर्स, कितना? 10 ईयर्स। ओके, तो डिवाइड कर देते हैं 10, ये रिमेनिंग मानोगे क्या? हाँ रिमेनिंग मानेंगे कि अब 10 साल रिव्यू किया यूजफुल लाइफ, फॉलोइंग यूजफुल लाइफ कि 1 अप्रैल को इतना लाइफ इन्होंने रिव्यू किया, मतलब अभी इतना लाइफ बचा हुआ है, तो 10 साल में हम अलोकेट कर देंगे, कितना आएगा? 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस। बस ऐसे ही क्या कर देना है, प्लांट एंड मशीनरी का भी कर देना और फर्नीचर का भी कर देना है। तो कर दें फटाफट से, देखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वही सारी चीज आएंगी बिल्कुल। तो एक काम करता हूं, ये यहां से लेकर ये कॉपी मार लेता हूं। ओके, डेप्रिसिएशन कितना रहेगा प्लांट मशीनरी का? 1 करोड़ का वैल्यू है इसका, 1 करोड़, और लाइफ कितनी? 10 साल। 1 करोड़, लाइफ कितनी? 10 साल, तो हर साल 10 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा। ओके, कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा? 1 करोड़ में से अगर हम 1 करोड़ में से अगर हम 10 लाख इंटू 3, 10 लाख इंटू 3 हटा दे 30 लाख रुपए, तो ये आएगा 70 लाख रुपए, 70 लाख। और अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 70 लाख बचा हुआ वैल्यू है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं, और जो रिवाइज लाइफ है
वो कितना, वो 7 साल है। रिवाइज लाइफ कितनी, 7 साल। ओके, तो डिवाइड बाय 7 कर दो, 7 ईयर्स। तो 70 लाख डिवाइड बाय 7 करोगे कितना, 10 लाख। 10 लाख, ओके डन। फिर प्लांट मशीनरी के बाद नेक्स्ट फर्नीचर, नेक्स्ट फर्नीचर। इसमें भी सेम वही तीनों चीजें। फर्नीचर में क्या सर, फर्नीचर में क्या है सर, ये 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए 7 साल के लिए, 35 लाख 7 साल के लिए, ठीक है जी। और फिर रिवाइज किया तो 5 साल इसका लाइफ था, तो 35 लाख 5 साल में एलोकेट करना है। 35 लाख, पहले 5 था कि 7 साल, पहले 7 था, पहले 7 था, तो 7 साल में अपने को इसको अलोकेट करना है। 5 लाख हर साल डेप्रीशिएट होगा। फिर उसके बाद कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा, कैरिंग अमाउंट 35 लाख माइनस कर देते हैं 5 लाख इंटू 3, 15 लाख हटा दो, 20 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट। और फिर डेप्रीशिएशन की बचा हुआ वैल्यू 20 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू निल, और बची हुई लाइफ कितनी, 5 साल। तो 20 डिवाइड बाय 5, 4 लाख रुपए का हर साल का डेप्रीशिएशन होगा। बस डेप्रीशिएशन फॉर 2024-25। नोट, नोट डाल दो। नोट क्या लिखोगे कि ये जो आपने यूजफुल लाइफ में चेंज किया है, चेंज इन यूजफुल लाइफ, change in a useful life is treated as, is treated as change in accounting estimates, change in accounting estimates, change in accounting estimates, okay, and its effect, and its effect is given prospectively, and its effect is given prospectively, मतलब फ्यूचर ईयर्स में इसका इम्पैक्ट जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर आपकी जैसे यूजफुल लाइफ में चेंज आया, तो फ्यूचर के जो डेप्रीशिएशन है उनमें चेंज आ जाएगा। 5 लाख की जगह 4 लाख हो गया, और 10 लाख की जगह 12 लाख हो गया बिल्डिंग में, एटसेट्रा। ओके, प्लान मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि लाइफ उसके अकॉर्डिंग ही हुआ, क्योंकि 10 साल पहले था, फिर 3 साल बीतने के बाद बोल रहे हैं कि 7 साल है, तो इसलिए डेप्रीशिएशन में कोई चेंज नहीं आया। ओके डन, चलिए हो गया नक्की। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन एंटिटी एक्वायर्ड एसेट 3 years ago, 3 साल पहले कोई एसेट खरीदा था 50 लाख में। डेप्रिसिएशन मेथड अडॉप्टेड फॉर द एसेट वाज 10% WDV मेथड। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंटिटी एस्टिमेट दैट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 8 years एंड अडॉप्ट एसएलएफ। इस बार इसने क्या किया है, पहले WDV फॉलो करता था, अभी एसएलएफ। कोई बात नहीं जी, ये भी इंडिया 8 के अंदर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में ही कवर होगा, और इसका इफेक्ट भी प्रोस्पेक्टिव ही जाएगा। तो बड़ा सिंपल से 50 लाख है, 10% पहले लगता था, अभी 8 साल की लाइफ है, ठीक है, 3 साल पहले खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। ईयर बताना क्या है
सर बताना है डेप्रिसिएशन फॉर द रेस्पेक्टिव ईयर्स, जितने भी 8 साल की लाइफ है तो 8 साल तक डेप्रिसिएशन बता दो। रिमेनिंग 8 है, रिमेनिंग 8 और 3 बीत चुके हैं। ओके, तो 3 और 8 हो गए 11 साल। तो 11 साल का अपने को डेप्रिसिएशन यहाँ पर बताना होगा। तो ईयर, फिर डेप्रिसिएशन और फिर कैरिंग अमाउंट। ओके, ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या सर, 50 लाख की एसेट है, 10% WDV है, तो 50 लाख का 10% कितना, 5 लाख। ओके, तो कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा, 50 लाख में से 5 लाख हटा दीजिए, 4.5 लाख रुपए, नहीं 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए। फिर सेकंड डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, अगेन 10% ऑन WDV। WDV में क्या होता है, बुक वैल्यू पे लगता है, तो बचा वैल्यू कितना, 45 लाख। 45 लाख का 10%, 4,50,000, 4,50,000। तो 45 लाख माइनस 4,50,000 कितना आएगा, 40,50,000, 40,50,000। और फिर इस 40,50,000 का 10% कितना, 4,05,000, 4,05,000। ओके डन। फिर उसके बाद बचेगा कितना वैल्यू, 40,50,000 में से 4,05,000 लेस कर दो, यह आ जाएगा 36,45,000, 36,45,000। ओके, नाउ फोर्थ ईयर से 11th ईयर मतलब टोटल 8 साल, थर्ड ईयर के बाद 8 कितना होता है, 11 तक। तो फोर्थ ईयर से 11th ईयर तक क्या होगा, अभी जो लाइफ बताया आपका 8 साल बचे हुए, तो जो बची हुई वैल्यू है 36,45,000, भले ही मेथड चेंज हो गया हो कोई दिक्कत नहीं, इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएगा, प्रोस्पेक्टिव जाएगा, मतलब प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर ईयर। अब तो जो बची हुई लाइफ है ना, उसको बची हुई वैल्यू को बची हुई लाइफ में अलोकेट करना, तो 36,45,000, रेजिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, निल। बची हुई लाइफ कितनी, 8 साल, 8 ईयर्स। ओके, तो देखो 36,45,000 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा, 455,625, 455,625, 455,625। डन। आगे कैरिंग अमाउंट नहीं लिख रहा क्योंकि 11 साल बाद क्या ही कैरिंग अमाउंट बच जाएगा, कुछ नहीं सर, ये जो वैल्यू है वो 8 साल में अलोकेट हो जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला। चलिए डन है यहां तक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्या कह रहा है भैया ये हमसे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, XYZ लिमिटेड परचेज्ड एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए में एसेट खरीदा, एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स। ओके, 1 लाख रुपए में एसेट खरीदा है, 10 साल इसकी लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। द कंपनी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM एट रुपीज 10,000 पर एनम। अरे वाह कितना अच्छा है, खुद ने बोल दिया कि 1 लाख रुपए को 10 साल में एलोकेट कर दो, 10,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ऑन 1 जनवरी 2024, कितने टाइम बाद, 4 साल बाद, जैन था ना, और ये भी जैन है, तो 4 साल हो गया। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइड दैट द एसेट विल प्रोबेबली यूजफुल फॉर अ फर्दर 4 इयर्स, 4 साल और मतलब 2020, 21, 22, 23, 4 साल बीत गए, का अगले 4 साल और चलेगा। ठीक है, मतलब पहले तो अपना एस्टिमेशन 10 साल का था, अब 4 साल बीतने के बाद बचे 4 साल ही हम एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब टोटल में 8 साल रहेगा। Therefore, the total life is revised to 8 years. टोटल लाइफ कितना रहने वाला है, 8 साल रहने वाला है। अकाउंट फॉर द एसेट फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। ठीक है जी, आपको अकाउंटिंग करनी है फॉर द एसेट फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। ठीक है, डन कर देंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा, देखो सिंपली डेप्रिसिएशन बता दो, और अकाउंट मतलब अकाउंटिंग करना चाहते हो तो कर दो। अकाउंटिंग में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री, और तो कुछ है नहीं,
है ना, एसेट खरीदा डेप्रिसिएशन लगाया और तो कुछ है ही नहीं, अकाउंटिंग का अकाउंट कहाँ से करोगे, है ना। तो बस अकाउंट डेप्रिसिएशन बताना है सिंपली, अकाउंट फॉर द एसेट फॉर द रिमेनिंग ईयर्स, मतलब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, और कैरिंग अमाउंट वगैरह बता दो और क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, पहले तो वही लाइन लिख दीजिए, चेंज इन यूजफुल लाइफ, चेंज इन यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ of an asset, of an asset is change in accounting estimate, is change in accounting estimate, which is to be applied, which is to be applied prospectively, which is to be applied prospectively, that is the depreciation, the depreciation the depreciation charge will need to be recalculated. ओके, recalculated, डन। तो पहले भी लिखा है, बस लाइन को लिख दिया अपन ने, बाकी यूजफुल लाइफ में अगर कोई भी चेंज आता है, डेप्रिसिएशन के मेथड में कोई चेंज आता है, हमने पहले बात की है, रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, तो उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव जाएगा, मतलब फ्यूचर ईयर्स में जाएगा ना। अब अगर हम बात करें कि पहले डेप्रिसिएशन कितना लगता था, 2020 से लेकर 2023 तक, है ना, डेप्रिसिएशन कितना लगता का, देखो 1 लाख रुपए थी एसेट, रेजिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, निल, लाइफ कितनी थी, पहले जो लाइफ एस्टिमेटेड थी 10 साल थी, तो 10,000 रुपीज का हर साल डेप्रिसिएशन लगता था पर एनम। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एस्टिमेशन बदला, तो 2024 से लेकर 24, 25, 26, 27, 4 साल, 4 साल क्या होगा, अब एसेट की वैल्यू कितनी बची, एक बात बताओ, एसेट की वैल्यू कितनी बची अब यहां पर, अगर हम डेप्रिसिएशन बात करें, 4 साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा, 60,000, 60,000 रुपए, रेजिडुअल वैल्यू अभी भी नहीं है, निल, लाइफ कितनी है लेकिन 4, तो अभी फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा हर साल, 15,000 रुपए पर एनम, 15,000 रुपए पर एनम। ये 60,000 कैसे है बता देता हूँ, वर्किंग नोट लगा देते हैं यहाँ पर, तुमको स्टैम्प मार्क लगाना हो तो ऐसा लगा देना, वर्किंग नोट, स्टैम्प मार्क, क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट as on 1st Jan 2024, 1 lakh minus 10,000 into 4, 60,000 is the carrying amount। ओके, तो 60,000 रुपए बचा हुआ अमाउंट था जिसको 4 साल में एलोकेट करना था। तो सिंपली जब भी कोई चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट अपने को प्रोस्पेक्टिवली देना है, मतलब फ्यूचर ईयर्स में देना है। तो 60,000 जो कैरिंग अमाउंट बचा है, अब कहा कि 4 साल बची हुई लाइफ है तो 4 साल में एलोकेट कर देंगे, सिंपल। ओके, तो अकाउंट फॉर द सेम, तो अकाउंट के लिए अपन ने लाइन लिख दिया कि भैया कैसे अकाउंट करना है, प्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली, डन। और कोई अकाउंटिंग है नहीं, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री मारोगे, डेप्रिसिएशन टू पीपी, बस, तो कुछ नहीं करना अपने को। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा, 15, क्वेश्चन नंबर 15, बस इतना सही था सर ये, हाँ इतना सही था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, क्या कह रहा है, बी लिमिटेड ऑन एन एसेट विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख,
कोई बी लिमिटेड इसके पास एसेट है 2 लाख का, ऑन एक्विजिशन मैनेजमेंट डिटरमाइन दैट यूजफुल लाइफ वाज 10 इयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000, द एसेट इज नाउ 8 इयर्स ओल्ड, 8 साल बीत गए तो 2 साल ही बचना चाहिए, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर हैव बीन नो रिवीजन टू द असेस्ड रेजिडुअल वैल्यू, कोई रीअसेसमेंट नहीं हुआ, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पे चार्ज हुआ कि 2 लाख रुपए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 20,000 रेजिडुअल वैल्यू है, और लाइफ कितनी 10 साल, लाइफ कितनी है 10 साल। ओके, तो 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10, हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 18,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा पर एनम। ओके, नो रिवीजन टू द रीअसेस्ड वैल्यू, 8 साल तक तो कुछ नहीं, 8 साल तक की कहानी तो यही है। फिर उसके बाद at the end of year 8, management has reviewed the useful life and residual value and has determined that the useful life can be extended to 12 years in view of the maintenance program adopted by the company। का 8 ईयर के एंड में रिव्यू किया और देखा कि भैया यूजफुल लाइफ कितना एक्सटेंड हो गया, कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 ईयर्स, 12 साल, 12 साल। अच्छा, in view of the maintenance program adopted by the company, as a result residual value will reduce to 10,000। अच्छा, residual value में भी चेंज आ रहा है, कितना आ जाएगा 10,000 रुपए, तो लाइफ में भी चेंज हो गया, रेजिडुअल वैल्यू में भी चेंज हो गया, दो चेंज है, कोई बात नहीं, सबका इम्पैक्ट एक ही होगा, प्रोस्पेक्टिव। एनालाइज हाउ वुड द अबव चेंजेस इन एस्टिमेट बी अकाउंटेड बाय द बी लिमिटेड। 8 साल बीत गए, 4 साल और बाकी, पहले तो अगर हम रिव्यू नहीं करते तो 2 साल ही बाकी रहते, अभी टोटल 12 साल लाइफ है, तो 8 साल बीत चुके हैं ऑलरेडी, 4 साल और बाकी हैं। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं यूजफुल लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 इयर्स, नहीं, ऐसा 8 ईयर के एंड में से नहीं है ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, ऐसा बिल्कुल करता है, थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है कि 8 साल बाद ऐसा 12 बोल रहे थे, ऐसा थोड़ा ना कि 12 साल और हो जाएगा, फर्दर 12 इयर्स नहीं, तो इन टोटल कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 इयर्स। ओके, चलिए देखो अब कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ वुड यू डील, तो अभी बता देते हैं भैया हम कैसे डील करेंगे। पहले डेफिनेशन बता दो 8 ईयर तक कितना है, फिर अब बता देना कि अगले 4 साल कितना लगेगा, और कुछ नहीं। तो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन टिल 8th ईयर, डेप्रीशिएशन टिल 8th ईयर कितना सर, डेप्रीशिएशन फ्रॉम ईयर 1 to 8, फर्स्ट से लेकर 8th ईयर तक हर साल डेप्रीशिएशन कितना, 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, 20,000 स्क्रैप वैल्यू, लाइफ कितनी, पहले एस्टिमेटेड कितना था 10 साल, 10 साल, तो 18,000 रुपए पर एनम, ये आपका डेप्रीशिएशन रहेगा। ओके, तो इन 8 सालों में अब तक डेप्रीशिएशन कितना, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन टिल 8th ईयर, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन टिल 8th ईयर, तो 18,000 इंटू 8, 18,000 इंटू 8 कितना आएगा, 18,000 इंटू 8 किया तो 1,44,000, 1,44,000। ओके, डन। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कैरिंग अमाउंट at the end of 8th year, carrying amount at the end of 8th year, एसेट का बुक वैल्यू कितना है, कैरिंग अमाउंट कितना है 8th ईयर के एंड में, तो सिंपली ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सिंपल। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कैरिंग अमाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट था 2 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,44,000, लेस किया बचा कितना 56,000, 56,000। ओके, देन अब बात करते हैं कि बचे हुए 4 साल में डेप्रिसिएशन
कितना लगेगा? रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। तो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक? फ्रॉम ईयर 9 to 12, 9, 10, 11 और 12। ओके, कितना लगेगा सर? ये है बचा हुआ वैल्यू 56,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू भी तो चेंज हुआ था 10,000 और रिमेनिंग लाइफ 4 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर, 8 साल के बाद 12 साल तक, 4 साल ही तो और बचे, तो रिमेनिंग लाइफ कितना? 4 इयर्स। ओके डन। ये कितना आएगा? 56,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 4, 11,500, 11,500 पर एनम, बिल्कुल पर एनम। डन, हो गया। ये रिवाइज डेप्रिसिएशन हो जाएगा, लास्ट में 10,000 अपने आप स्क्रैप वैल्यू बच जाएगा। हो गया काम। चलिए ये भी हो गया सर, बिल्कुल। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है ये हमसे। सर ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना? बिल्कुल, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर 17 से लेकर 21 हम कोशिश करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। 16th, Haven Limited had purchased a machinery on 1st April 2021 for rupees 30 lakh, which is to reflected in its books at a written down value of 1750। अच्छा ध्यान से देखना, बड़ा ध्यान से देखना ना ये वाला क्वेश्चन। तो कोई हेवन लिमिटेड है, इसने मशीनरी खरीदा 1 अप्रैल 2021 को 30 लाख रुपए, विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स एट WDV ऑफ 17,50,000, 17,50,000 पे इसका अमाउंट शो हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2026, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद ये 17,50,000 पे शो हो रही है। मतलब इन 5 साल में डेप्रिसिएशन कितना लग गया होगा? 30 लाख से ये एसेट कम होकर 17,50,000, मतलब 12,50,000 डेप्रिसिएशन लग गया होगा इन 5 सालों में। तो हर साल 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ठीक है, हर साल 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। कंपनी हैज एस्टिमेटेड एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10%। ओके, अब यहाँ पे एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, हैवन लिमिटेड अवेंट द ऑप्शन गिवन बाय इंडियस ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एट द एसेट एज द एसेट इज यूज्ड बाय द एन एंटरप्राइज का, कि वो ऑप्शन कौन सा? वही, अगर रिवैल्यूएशन गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से हर साल रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना, कितना अमाउंट? एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर। अच्छा, 1 अप्रैल 2028 को, ये तो हुआ 1 अप्रैल 2026 को अपवर्ड रिवैल्यूएशन। फिर बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2028 को रिवैल्यूड किया डाउनवर्ड बाय 15% एंड द कंपनी आल्सो रीएस्टिमेटेड द मशीन रिमेनिंग लाइफ टू बी 8 इयर्स। अच्छा, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ में भी चेंज है, कोई ना, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा दोनों का। वैल्यूएशन में भी अगर कोई चेंज आता है, चाहे लाइफ भी चेंज होगा, सबका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाता है। 31 मार्च 2030 मशीन वाज सोल्ड। ओके, इस दिन एसेट को बेच दिया गया, ठीक है जी, कितने में? 9,35,000 में। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस, प्रिपेयर मशीन अकाउंट। ओहो हो, 11th की याद दिलाएगा सर ये। मशीनरी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेवन लिमिटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। ओके, बनाओ जी। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ मतलब जब से इसको खरीदा, जब से इसको खरीदा 1 अप्रैल 2021 से लेकर अपने को जब तक इसको बेचा 31 मार्च 2030 तक क्या करना है? मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है 10 सालों का। कुछ ज्यादा बड़ा टास्क नहीं दे दिया गया सर? दिया तो है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बनाएंगे, है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, बनाएंगे, और क्या। मशीनरी अकाउंट, तो क्या क्या डेटा कैलकुलेट करना है वो अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं लाइन वाइज, है ना, लाइन वाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
सबसे पहले कितने में खरीदा एसेट को, 30 लाख में खरीदा, चलो ये तो पता है। और मशीन अकाउंट में क्या चाहिए होता है, डेप्रिसिएशन चाहिए होता है हर साल का। तो पहले कितने साल, 5 साल ना, पहले 5 साल, अप्रैल से लेकर 21 से लेकर 26 तक, पहले 5 साल कितना डेप्रिसिएशन लगा वो देख लेते हैं। 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख लग रहा है, ठीक है। तो वर्किंग नोट बना देता हूँ, पहले 5 साल का तो काम हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर, ये अलग लाइन नीचे से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट यहां से 1, डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 2026, 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, तो 30 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 17,50,000 उसका कैरिंग अमाउंट था 31 मार्च 2026 को। तो 12,50,000 का डेप्रिसिएशन लगा इन 5 साल में, तो डिवाइड बाय 5 ईयर्स कितना आएगा, 2,50,000 पर, 2,50,000 रुपए पर एनम, ठीक है, डन। फिर मतलब ये 5 साल का काम तो हो गया। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैट डाउन, मतलब 5 साल तक यही करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बैलेंस निकालना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बैलेंस निकालना है। 5 साल बाद 1 अप्रैल 2026 को रिवेल किया गया, अपवर्ड रिवेल्यूशन था, तो रिवेल्यूशन गेन पता कर देते हैं। रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2026 को रिवैल्यूएशन गेन कितना, 10% बोला अगले ने, तो उस टाइम वैल्यू थी 17,50,000, और इसका 10% 10% कितना होगा, 1,75,000, 1,75,000। और ये 1,75,000 पता है ना तुमको किधर शिफ्ट होगा, हाँ सर, रिवैल्यूएशन गेन है तो ओसीआई एनआर में जाएगा, और ओसीआई एनआर के थ्रू किधर चला जाएगा, अदर इक्विटी में, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई एनआर में जाके फिर वहां से ट्रांसफर टू अदर इक्विटी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, ठीक है जी, डन है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, रिवैल्यूएशन गेन हुआ है तो रिवाइज हो गई वैल्यू, तो अब फ्यूचर में फिर डेप्रिसिएशन भी रिवाइज लगेगा ना, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पता कर देते हैं, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना था, 17,50,000 था, प्लस कर देंगे कितना, 1,75,000, 1,75,000। ओके, तो 17,50,000 में 10% ऐड किया तो 19,25,000 है, 19,25,000। ओके, डन। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फोर्थ वन। अब कैरिंग अमाउंट पता चल गया, तो अब डेप्रिसिएशन इस पर लगाना है। अच्छा, यूजफुल लाइफ अभी रिवाइज थोड़ी ना हुआ है, नहीं, यूजफुल लाइफ अभी रिवाइज नहीं हुआ है, तो भाई यूजफुल लाइफ है कितना, यूजफुल लाइफ है कितना, डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा मैं, अब पहले तो लगा दिया कि भैया ओपनिंग 30 लाख था ओरिजिनल कॉस्ट, और 5 साल बाद उसकी वैल्यू 17,50,000 रुपए है, तो 5 साल में टोटल इतना डेप्रिसिएशन लगा, तो हर साल कितना लगा। बट यूजफुल लाइफ एसेट का है कितना, दे रखा है क्या, नो। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो हमको पता ही नहीं था सर, अब क्या करें, तो यहां पता करो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एट इनिशियल, रिवाइज नहीं, एट इनिशियल मेजरमेंट बोल सकते हैं, या कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग बोल सकते हैं, एट इनिशियल कितना, 30 लाख की कॉस्ट है ना इसकी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, 30 लाख की कॉस्ट है, और आप बोल रहे हो कि 2.5 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन है। तो अगर किसी एसेट की कॉस्ट 30 लाख है और 2.5 लाख रुपए हर बार डेप्रिसिएशन के लिए चार्ज किया जा रहा है, तो 30 लाख डिवाइड बाय 250, 12 ईयर्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीट वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 12 साल रही होगी। अब 12 में से
कितना बीत गया सर? 12 में से 5 साल तो बीत गए, तो अब डेप्रिसिएशन कितना पे लगेगा? रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 7 ईयर्स। रिमेनिंग लाइफ कितनी? 7 ईयर्स। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर देते हैं हम डायरेक्ट। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2026-27 26-27 एंड 2 साल तक जब तक रिवाइज नहीं हो जाता 27-28 कितना लगेगा? रिमेनिंग वैल्यू, रिवाइज वैल्यू 19,25,000, रेजिडुअल वैल्यू कुछ बोल नहीं रहा, कुछ है नहीं, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी? 12 में से 5 साल तो बीत गए, रिमेनिंग कितनी? 7 साल, तो 19,25,000 डिवाइड बाय 7 साल, 2,75,000, 2,75,000 ओके पर एनम। पहले डेप्रिसिएशन कितना लगता था? पहले डेप्रिसिएशन लगता था 250 पर एनम, अभी कितना लग रहा है? 275 पर एनम। 25,000 रुपए सालाना डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ गया है, तो ये 25,000 रुपए सालाना तुमको क्या करना पड़ेगा? एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, है ना, तो ये ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 6th नंबर एक्सेस डेप्रिसिएशन पता कर दो, जो भी अपन ने पता किया, मन में पता किया ना, अभी तो लिखो तो सही। एक्सेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर, सर अकाउंट बनाना है या पूरा सा डिटेल दे रहे हो? हाँ, ये डिटेल दिए बिना अकाउंट नहीं बनेगा। 27-28, 26-27 और 27-28 के लिए एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना है? 2,75,000 माइनस 2,50,000, 25,000 पर एनम, 25,000 पर एनम। ओके, इतना अमाउंट आपको क्या करना होगा? ट्रांसफर्ड फ्रॉम revaluation surplus, transferred from revaluation surplus to retained earnings, transferred from revaluation surplus to retained earnings। ओके, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 2 साल ट्रांसफर कर देंगे, डेप्रिसिएशन भी बात हो गया। अब देखते हैं 2 साल बाद कैरिंग अमाउंट कितना है। अब देखते हैं कि 2 साल बाद कैरिंग अमाउंट कितना है। लाइन से चलो, दिमाग में लाइन से चलेगा। 2 साल तक कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है जी। हर साल डेप्रिसिएशन भी पता कर लिया, और क्योंकि एक्सेस लग रहा है डेप्रिसिएशन, तो उतना अमाउंट आपको हर साल क्या करना पड़ेगा? रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना होगा। ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया। अगले ने बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था कि कंपनी ने क्या किया है, क्या किया है? ऑप्शन गिवन बाय इंडेस अवेल्ड, ओके, ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस, ठीक है, डन। आगे देखो नाउ, अब कैरिंग अमाउंट देखते हैं कब? 1 अप्रैल 2028 को। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2028, 1 अप्रैल 2028 को कैरिंग अमाउंट कितना है? तो जो लास्ट कैरिंग अमाउंट था अपना 19,25,000, उसमें क्या हो गया? उसमें 2 साल का डेप्रिसिएशन लग गया होगा, तो 19,25,000 में 2,75,000 करके 2 बार डेप्रिशिएट हो गया वैल्यू। 2,75,000 इंटू 2 किया, एम माइनस में रखा, 19,25,000 एम प्लस एमआरसी 13,75,000। तो अब अमाउंट बचा कितना? 13,75,000। और अब इसको क्या किया जा रहा है? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन लॉस पता कर देते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस, ओके, रिवैल्यूएशन लॉस एज ऑन 1 अप्रैल 2028, रिवैल्यूएशन लॉस एज ऑन 1 अप्रैल 2028 कितना? 13,75,000 इंटू 15% कितना? 206,250
2,06,250 2,06,250। अब इस लॉस का क्या करोगे? लॉस को कहां ट्रांसफर करोगे बताओ? लॉस को कहां ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में? क्या ये फर्स्ट टाइम रिवील किया या सेकंड टाइम? सर सेकंड टाइम किया, सब्सीक्वेंट रिवीलेशन है तो चेक करना पड़ेगा ना फर्स्ट टाइम तुमने क्या किया था। फर्स्ट टाइम जब रिवील किया था तो गेन हुआ था, गेन हुआ था तुमने अपनी पॉकेट में डाला था ओसीआई एनआर। तो अभी जब रिवीलेशन लॉस होगा तो अप टू द अर्लियर अमाउंट क्रेडिटेड तुमको क्या करना पड़ेगा? उतना अमाउंट तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले ओसीआई एनआर से डेबिट करना होगा फिर पीएनएल से। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब कोई बच्चा क्या करेगा, मैंने पढ़ाया था उसको याद है प्रोविजन, वो कहेगा अच्छा 175 पहले क्रेडिट किया था, एक काम करते हैं जो लॉस हो रहा है उसमें से, लिखना नहीं, उसमें से 1,75,000 1,75,000 ये तो हम डेबिट कर देंगे, डेबिटेड टू ओसीआई एनआर। और हम खुश हो रहे हैं कि हमको प्रोविजन याद आ गया है। रिमेनिंग अमाउंट 206,250 में से 1,75,000 हटा दो और 31,250 हम क्या कर देंगे? डेबिटेड टू पीएनएल। एनी एक्सेस विल बी डेबिटेड टू पीएनएल। बड़े खुश हो रहे थे कि हमें प्रोविजन याद आ गया। देखो हम सही करके आए और दूसरे बाजू वाले को कुछ आ नहीं रहा है, तो भैया ऐसा बिल्कुल मत सोचना क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। सर हम कैसे गलत कर रहे हैं? हम कैसे गलत कर रहे हैं? मैंने कहा देखो तुमने कहा 175 को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन मैंने एक बात देखो, इसने क्या किया था, वो ऑप्शन ऑप्ट किया था। ऑप्शन कैसा कि रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में अमाउंट जाएगा, तो तुमने ओसीआईएनआर में ट्रांसफर किया फिर रिवोल्यूशन सरप्लस में गया, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन रिवोल्यूशन सरप्लस से भी तो 25,000 करके दो बार तुमने अमाउंट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया, तो दैट मींस अब रिवोल्यूशन सरप्लस में बैलेंस है कितना? 1,75,000 था, दो बार तुमने 25,000 माइनस कर दिए, तो अभी बैलेंस तो केवल 1,25,000 ही बचा ना। 1,25,000 रिवोल्यूशन सरप्लस में कितना है? 1,25,000 ही बचा हुआ है, तो डेबिटेड टू ओसीआईएनआर भी कितना करोगे? 1,25,000 ही करोगे, ध्यान रखना। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा 175 था लेकिन दो बार 25,000 हम ट्रांसफर कर चुके थे, तो अब नेट कितना बचा? नेट बचा कितना? 1,00,000 ये 25,000 है ना, 25,000 करो उसको 25,000, 25,000 इंटू 2, 50,000 माइनस किया, 1,25,000 ही क्या होगा? डेबिटेड टू ओसीआई एनआर, डेबिटेड टू ओसीआई एनआर। ओके, एनी एक्सेस, अब देखो 2,06,250 से कितना जा रहा है? 81,250, तो 81,250 का क्या किया जाएगा? एनी एक्सेस विल बी डेबिटेड टू पीएनएल। ओके, एनी एक्सेस विल बी डेबिटेड टू पीएनएल। ये 81,250 कैसे आया? डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। वो भी दिखा दो 81,250 कैसे आया? 206,250, 206,250, उसमें से 1,25,000 हटा दो जो आपने ऑलरेडी डेबिट किस में कर दिया? ओसीआईएनआर में, बाकी पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही ध्यान रखने वाली चीज है ना, बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। पहले जो फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन गेन हुआ था अपने ओसीआईएनआर क्रेडिट किया था 1,75,000 से, लेकिन आपने 25,000 रुपए करके दो बार क्या कर दिए? रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो अब आपके पास रिवोल्यूशन सरप्लस में बैलेंस कितना बचा? 125, तो उतना अमाउंट ही डेबिटेड टू ओसीआईएनआर होगा ताकि वो जाके अदर इक्विटी में रिवोल्यूशन सरप्लस से माइनस हो जाएगा। बाकी अमाउंट आपको क्या करना होगा? बाकी अमाउंट आपको पीएनएल में डेबिट करना होगा। डन, ये लो जी। अब क्या करें सर? अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बता दो। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, हालांकि इसमें से कई सारी कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो आप जब अकाउंट बनाएंगे
तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी बैलेंसिंग फिगर में या जैसा भी होगा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गई जी कितना 13,75,000 में से जो लॉस है 206,250 हटा देते हैं 206,250 206,250 तो 13,75,000 माइनस 206,250 किया 11,68,750 11,68,750 ओके डन। चलिए अब क्या करना है, अब अगले 2 साल फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 28, 29, 29, 30, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2028, 29 एंड 2029, 30, 28, 29 और 29, 30 कितना 11,68,750 बचा हुआ अमाउंट है, वैल्यू है। अब लाइफ कितनी बची है, लाइफ कितनी बची है सर, टोटल लाइफ है ना 12 साल की। अच्छा यहाँ पे लाइफ भी तो रिवाइज हुई है, यहाँ पे लाइफ भी तो रिवाइज हुई है, का रिमेनिंग लाइफ री एस्टिमेट किया कितना 8 इयर्स, रिमेनिंग लाइफ कितना 8 इयर्स ओके। तो पुराने वाले के अकॉर्डिंग मत लेना कि भाई 12 में से 5 चला 5 चला गया था 7 बचा था, फिर 7 के बाद 2 साल और बीत गए तो अभी 5 बचा, नहीं ऐसा नहीं, 8 इयर्स रिवाइज हुआ है तो डिवाइड बाय 8 इयर्स कितना आएगा, डिवाइड बाय 8 किया 146,093.75 तो 146,094 कर दो 094 पर एनम, पर एनम डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब 31 मार्च 2030 आ गया है तो हम देख लेते हैं कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट कितना है क्योंकि इस दिन एसेट को बेचा गया। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st मार्च 2030 11,68,750 में से 146,094 इंटू 2 कर देते हैं, माइनस माइनस किया कितना आएगा 876,562 876,562 ओके। फिर उसके बाद मैंने कहा देखा अच्छा अब 31 मार्च को ये वैल्यू है, हाँ अब आपने इसको बेच दिया था तो बेचने पर प्रॉफिट या लॉस देख लो। बेचा कितने में था, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना था 9,35,000, 9,35,000 तो ज्यादा में बेचा ना, तो ज्यादा में बेचा तो तुमको फायदा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो भी सेलिंग प्राइस है माइनस कैरिंग अमाउंट, सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट, बेचा कितने में 9,35,000, कैरिंग अमाउंट कितना 876,562 तो 9,35,000 माइनस 876,562 58,438 58,438 डन, ये प्रॉफिट हो गया। अब ये डेटा से हम क्या कर सकते हैं, मशीनरी अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिवली आप डेट के अकॉर्डिंग भी चल सकते थे बट मुझे ये सही लगा तो मैंने ये करवा दिया, डेट के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना। या अकाउंट बनाना चालू कर दो, जहां जहां जो जो इन्फॉर्मेशन नीडेड हो वो कैलकुलेट कर लेना। जैसे कि अभी अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊं, मशीनरी अकाउंट वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट
अब 10 सालों का है तो थोड़ा बड़ा तो बनेगा। इसे पूरा शिफ्ट हो रहा है। चलो जैसा भी है, टेढ़ा लाइन है तो क्या है, चलेगा। हाँ, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कब? 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 से सबसे पहले आपने इसको खरीदा था 30 लाख रुपए, तो टू बैंक अकाउंट 30 लाख, तो ये तो गिवन था। फिर आपको क्या करना था, डेप्रीशिएशन चार्ज करना था 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रीशिएशन। तो हमने हमारा पहला वर्किंग नोट बनाया कि भैया डेप्रीशिएशन कितना होगा। पहला वर्किंग नोट 2,50,000, 2,50,000 हमारा वर्किंग डेप्रीशिएशन रहेगा, फर्स्ट वर्किंग नोट। और अगले 5 साल तक यही कहानी चलनी है, बाय डेप्रीशिएशन, देन बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना? 27,50,000, 27,50,000। ओके डन। फिर हम लगा देंगे यहाँ पर क्या, टोटल। टोटल के लिए मैं टी लिख रहा हूं। सर हम एग्जाम में टी लिख के आ जाए? नो, बिल्कुल नहीं। टी की आदत बस यहां तक ही बहुत है, आगे मत कंटिन्यू करना। फिर उसके बाद अब क्या करें, अब अगले 4 साल और हर साल क्या करना है, बैलेंस कैरी करना है। 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या करना होगा, 31 मार्च 2023 बाय डेप्रीशिएशन। कितना? 2,50,000। और क्या करना होगा, बैलेंस कैलकुलेट कर देना होगा इसी दिन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और लगा देना होगा टोटल। ओके डन। ये काम अपने को हर साल करना है, तो इसको मैं क्या करूं, कॉपी कर लूं क्या? ये लो, जब हर साल ही करना है तो कॉपी कर लिया। बैलेंस कितना? 27,50,000। डेप्रीशिएशन 250 हुआ तो बचा वैल्यू कितना, 25 लाख। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 और इधर 31 मार्च 2024। 23 टू बैलेंस कैरेट डाउन, 24 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग और बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर अगेन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 ओपनिंग और 31 मार्च 2025 क्लोजिंग। ओके, एक साल और कर सकते हैं अपन सेम, बिल्कुल। ये लो जी, 1 अप्रैल 2025 और 31 मार्च 2026, ये 5 साल, 1 2 3 4 5, 5 साल तक तो हर साल 2.5 लाख 2.5 लाख डेप्रिसिएशन लगना है। तो बस वैल्यूज हम लिखते चलते हैं, 25 लाख, 2.5 लाख डेप्रिसिएशन लगा तो 22,50,000, फिर 22,50,000 डेप्रिसिएशन लगा तो
20 लाख, फिर 20 लाख, डेप्रिसिएशन लग के 17,50,000। अगले ने बोला भी था 30 लाख की एसेट 17,50,000 हो गई। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर 1 अप्रैल 2026 को क्या हुआ था सर? रिवैल्यूएशन गेन हुआ था। 1 अप्रैल 2026 को रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, तो वो भी लिख देते हैं। देखो 1 अप्रैल 2026 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 17,50,000। फिर इसी दिन क्या हुआ? इसी दिन रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री करना। 1 अप्रैल 2026 मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन। और ये रिवैल्यूएशन गेन किधर जाएगा? ओसीआई एनआर में, ओसीआई एनआर में जाएगा। कितना? 1,75,000, 1,75,000। ओके। फिर आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब 31 मार्च 26-27 मतलब अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 2027 के लिए डेप्रिसिएशन कितना था सर? 26-27 के लिए डेप्रिसिएशन 2,75,000, 2,70,000। ये तो एक्सेस है, ये तो एक्सेस है। 2,75,000 डेप्रिसिएशन अगले 2 साल के लिए लगना था, तो फिर उसकी कैलकुलेशन कर लेनी थी। मतलब ये कैलकुलेशन किया, फिर ये कैलकुलेशन किया। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने के लिए अपने को रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट चाहिएगा, तो इसका जरूरत है, इसका भी जरूरत है, सारे वर्किंग नोट का जरूरत है। अपने आप तुमको वर्किंग नोट जरूरत पड़ता चलेगा कि भैया कौन कौन सा वर्किंग नोट तुमको बनाना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,75,000 और बचेगा कितना वैल्यू? 17,50,000 प्लस 1,75,000 माइनस 2,75,000, 16,50,000, 16,50,000। फिर उससे अगले साल 1 अप्रैल 2027 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 10 साल का बनाना है, 6 साल बने अभी तो, 4 साल और बनेगा। 270, 16,50,000 था ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,50,000। इस बार कोई गेन या लॉस नहीं, इस बार कोई गेन लॉस नहीं, बस डेप्रिसिएशन लगेगा और फिर बैलेंस कैरेट डाउन। ओके। ये डेप्रिसिएशन लगेगा और फिर बैलेंस कैरेट डाउन। कितना? 16,50,000 में से 2,75,000 गया, 13,75,000, 13,75,000। ओके, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, 31 मार्च 2027 के बाद 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2028 आएगा ना इधर। 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च 28 आ गया, फालतू इतना लंबा लाइन खींचा, 28 आ गया ना। अभी तो 2 साल ही तो बचे हैं, तो 1 अप्रैल 28 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1 अप्रैल 2028 को। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा। फर्स्ट अप्रैल 2028 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस। लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होले होले करना है तुमको, गलती नहीं करना, क्योंकि मुश्किल नहीं है। अब इस दिन क्या किया था? रिवेल किया अगेन, तो लॉस आया था, रिवैल्यूएशन लॉस। तो
हम डेट लगा देते हैं इस तरह 1 अप्रैल 2029 बाय रीवैल्यूएशन लॉस, बाय रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, और इसमें से कुछ अमाउंट तो जाएगा ओसीआईएनआर से और कुछ जाएगा पीएनएल से। तो आप लिख सकते हैं साथ साथ कि ओसीआईएनआर में कितना और बाय रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में कितना, इसका भी वर्किंग आपने दे रखा था। तो ओसीआईएनआर में कितना जगह था 125 1,25,000 और रिवैल्यूएशन लॉस कितना 81,250। अब इसको तुमको अलग से वर्किंग नोट बना के दिमाग में रखना ही पड़ेगा। 125 किधर से है, कोई उठा के इधर से 175 और इधर 175 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 साल, इस साल और इस साल 2 साल 25,000 एक्सेस डेप्री, इस साल और इस साल, सॉरी ये और ये एक्सेस डेप्रिशिएशन 25,000 क्या हुआ होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ होगा। नाउ अभी हमने किया, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन लॉस भी हो गया। अब इस साल का भी डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। ये 1 अप्रैल 29 क्यों लिखा, 1 अप्रैल 28 होगा ना, 1 अप्रैल 28, ओके। फिर 31 मार्च 2029 डेप्रिसिएशन 28 29, ठीक है। फिर 29 30 बाय रिवैल्यूएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना आया था अपना 146,094, 146,094 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन देख लो बैलेंस कितना आ रहा है 10,22,656। ये लो जी। फिर अब उसके बाद क्या करें, अब 1 अप्रैल 29 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आगे 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 सिरकता ही जा रहा है, खसकता ही जा रहा है ना। थोड़ा सा इसको यूं कर दें क्या, बहुत हैवी हो रहा है सर। हाँ सर, हम पे भी बहुत भारी पड़ रहा है अभी, पड़ेगा थोड़ा सा और, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ अमंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो बड़ी अच्छी लाइन्स है, हौले हौले धीरे धीरे करते चलो, बढ़ते चलो। चलो देखो, हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10,22,656, ओके। फिर अब क्या करोगे, 31 मार्च 2030 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे 146,094, ओके। और अब क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, अभी हम क्या करें, उस एसेट को बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हो, 31 मार्च 2030 को हम उसको बेच रहे हैं बाय बैंक 9,35,000 था आई थिंक, 9,35,000 करेक्ट। बस अभी प्रॉफिट का अमाउंट अपने आप आ जाएगा बैलेंसिंग में, प्रॉफिट का अमाउंट अपने आप आ जाएगा टू पीएनएल। पीएनएल में आपको ट्रांसफर करना होगा, कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है। 31 मार्च 2030 पीएनएल कितना अमाउंट 58,438, बैलेंसिंग फिगर नहीं लिख रहा क्यों, क्योंकि मैंने इसकी भी कैलकुलेशन कर दी ऊपर, 58,438, डन, सिंपल। तो ये मशीनरी अकाउंट बनेगा पूरा 10 साल का। ओके सर, समझा क्या, हाँ सर समझा। चलो तो इसी के साथ हम क्या कर देते हैं, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ी बड़ी हो गई है बट कोई ना, चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।